सिरिस्टेनोग्राफी पर आप सभी का स्वागत है। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास स्टार्ट करेंगे। अभ्यास स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यह अभ्यास 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 120 से। स्टार्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस साल का साहित्य भूषण सम्मान घोषित हो गया, लेकिन घोषणा होते ही साहित्य सेवक जी भारी सदमे में आ गए। इस बार भी वह मामूली अंतर से चूक गए। उन्हें लग रहा है कि सम्मान प्रदाता कमेटी में उनका कोई खास शुभचिंतक जरूर है जो उनकी कटिया को मेन लाइन से जुड़ने नहीं दे रहा है। सम्मान का करंट पाने को वह इतने कटिबद्ध रहे हैं कि उन्होंने अब तक केवल कटि प्रदेश प्रधान रचनाएं ही लिखी है। फिर भी कमेटी के कुछ सदस्यों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उनका दावा है कि इसका पहला नुकसान तो हिंदी साहित्य को ही हुआ, जो इतनी बड़ी संभावना से वंचित रह गया। दूसरा और महत्वपूर्ण यह कि सम्मान समिति के वरिष्ठ सदस्य उनके लेखन की गहराई में बहुत अंदर तक डूब गए और इस तरह उनका सम्मान भी उसी गर्त में समा गया। साहित्य सेवक जी को मलाल इस बात का है कि साहित्य भूषण जैसी न्यौछावर प्रधान संस्था में उनकी अच्छी घुसपैठ के बावजूद उनसे कनिष्ठ साहित्य द्रोहीबाजी कैसे मार सकता है। इससे उनको गहरा साहित्यघात लगा है। फलस्वरूप उसकी रचना को वह रोजाना जोर से पटक पटक कर मार रहे हैं। उनकी दलील है कि सिफारिश में भी अनुभव को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन संस्था ने इसकी अनदेखी कर परंपरा तोड़ी है। यह साहित्यिक इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घपला है। उनके साथ हुए इस साहित्यिक घात का विरोध पूर्व में सम्मान से चूके कई सम्मान पिपासुओं ने भी किया है। उनका मानना है कि ऐसी मौलिक और मक्खन लगाने में महारत रखने वाली उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ हो रहे अन्याय से साहित्य की अपूरणीय क्षति हो रही है। यदि केवल लिखकर सम्मानित होने की परंपरा चल निकली तो फिर सम्मान संस्थाओं की काबिलियत पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जिस साहित्य में घुसपैठ करके एक आध नारियल और शाल दबोचने की गुंजाइश न हो, वह साहित्य न लेखक सेवी है और न ही समाज सेवी। साहित्य को समाज का दर्पण यूं ही नहीं बताया गया है। अब सम्मान रहित लटका हुआ मुंह लेकर लेखक उस दर्पण में कैसे झांके, इससे साहित्य की दुर्गति होगी। जब से साहित्य सेवक जी इस सम्मान से चूके हैं, बिल्कुल कांतिहीन हो चुके हैं। आहत होकर वह अपने संपर्कों को फिर से टटोलने लगे हैं। कोई तो है जो उनके पास बैठकर उनके ही सम्मान पथ पर कांटे बिछा रहा है। पिछले काफी अरसे से वह इस सम्मान पर टकटकी लगाए हुए थे, पर सब व्यर्थ रहा। सम्मान कस्तूरी पाने के लिए वे अंडमान निकोबार तक न केवल दौड़ सकते हैं, बल्कि इस इवेंट से सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यह संस्था की बदनसीबी है कि उसने सही जगह पर टॉर्च नहीं मारी, मगर इस बात से कई साहित्य रंजक इत्तेफाक नहीं रखते। वे इसका अंदरूनी कारण कुछ और बताते हैं। उनका कहना है कि साहित्य सेवक जी पर टॉर्च न मारने की बात एकदम गलत है। दरअसल उनकी टॉर्च की बैटरी ही कमजोर थी। ऐसे में नई नवेली चमक बैटरी बाजी मार ले गई। बीते दिनों दुनिया दो महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी बनी, मगर विश्व पटल पर हुए दो अहम परिवर्तनों में पूरा ध्यान सिर्फ एक ही घटना पर केंद्रित रहा। यह घटना थी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड
ट्रंप का शपथ ग्रहण और उसके बाद उठाए गए उनके कुछ कदम। इसी दौरान विश्व आर्थिक मंच पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाषण को तवज्जो नहीं दी गई, जबकि इस घटना भी कम महत्व की नहीं थी। चीन के शीर्ष नेता जिनपिंग ने अपने भाषण में खुलकर भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। इसे हाल के वर्षों में दुनिया के किसी भी प्रमुख नेता द्वारा भूमंडलीकरण की सबसे जोरदार वकालत करार दिया जा सकता है। यह इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि विश्व पटल पर अभी तक यह भूमिका अमेरिका की हुआ करती थी। यह वैश्विक स्तर पर बदलते हुए समीकरणों का नतीजा है। भले ही इस पर बहुत लोगों की नजर नहीं गई हो, लेकिन क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर चीन आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1992 में सकल विश्व उत्पाद में अमेरिका का 20% हिस्सा था और चीन का 5%, मगर 25 वर्षों के भीतर आज सकल विश्व उत्पाद में चीन का करीब 18% हिस्सा है और अमेरिका का 16%। आर्थिक संतुलन बदलने से जल्द ही सामरिक संतुलन भी बदलने लगेगा। आखिरकार स्वयं अमेरिका भी 1890 में ब्रिटेन को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था, परंतु सामरिक महाशक्ति के रूप में उसे मान्यता 1940 के दशक में ही मिल पाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन से अमेरिका को सत्ता हस्तांतरण पश्चिमी सभ्यता के ढांचे में ही एक एंग्लो सैक्सन शक्ति से मूलतः दूसरी एंग्लो सैक्सन शक्ति को ही हुआ हस्तांतरण था। इसके विपरीत अमेरिका से चीन की और आर्थिक और सामरिक शक्ति का खिसकना 500 वर्षों के एक छत्र पश्चिमी वर्चस्व के प्रभाव का परिचायक है। चीन सिर्फ अमेरिका से अलग एक देश नहीं, अपितु एक अलग सभ्यता भी है, जो अपने प्राचीन और निरंतर स्वरूप में भारत जैसी ही है। मगर भारत के विपरीत चीन इतिहास में अधिकांश समय स्वयं को एक एकीकृत राजनीतिक इकाई बनाने रखने में सफल रहा है और चीन की राज्य व्यवस्था हमेशा अपने दर्शन और सिद्धांतों पर टिकी रही है। चीन पर भी भारी हमले होते रहे और मध्यकालीन दौर में शताब्दियों तक विदेशी शासकों ने उस पर राज भी किया है, लेकिन वे चीन की राज्य व्यवस्था और राजनीतिक विचारों पर कभी अपनी व्यवस्था नहीं थोप पाए, जो हमेशा चीन के पारंपरिक और सभ्यतागत विचारों पर ही केंद्रित रही है। उल्टे उन्हें ही चीन की व्यवस्था का आत्मसम्मान करना पड़ा। हेनरी किसिंजर की व्यवस्था को तथ्य का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दुनिया में चीन के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां नेता और सेना के जनरल आधुनिक युद्धों की योजना बनाते समय प्राचीन युद्धों और घटनाओं का सहजता से जिक्र करते हो। हजारों सालों की यह अटूट सामरिक और राजनीतिक परंपरा चीन को पश्चिम का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी बनाती है, जबकि वी.एस. नायपॉल के शब्दों में भारत एक आहत सभ्यता है जिसकी विश्व गुरु जैसी आत्मश्लाघा और महाशक्ति बनने की बड़ी बड़ी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि चीन पश्चिम द्वारा बनाई गई मौजूदा विश्व व्यवस्था को ज्यों का त्यों मान लेगा और वह इसे अपने अनुसार परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल चीन अपनी आर्थिक प्रगति के लिए पश्चिम पर ही निर्भर है। यह था 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सिर्फ स्टेनोग्राफी के माध्यम से। करते रहिए दोस्तों कुछ कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।